ड्रामे की शुरुआत हान से होती है, जो कि आज ही विदेश से वापस लौट करके आया है और वो हो ग्रुप का उत्तराधिकारी है। वहीं हम जिया को देखते हैं, जो कि एक नर्स और थेरेपिस्ट है, पर उसकी लापरवाही की वजह से उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। तभी उसके पास में एक नर्स दौड़ती हुई आती है और उसे एक पर्ची देती हुई कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ में गलत हुआ है। ये हो ग्रुप की ओल्ड लेडी का एड्रेस है, जिन्हें एक थेरेपिस्ट की जरूरत है, और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें तुम्हारी मदर के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। अगर तुम उनके पास जाओगी तो मैडम तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी देंगी। जिया उससे कहती कि मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना कुछ सोचने के लिए। अब अगले दिन जिया होम मेंशन में चली जाती है, जहाँ वो इतनी बड़ी हवेली देख करके चौंक जाती है। पर जब वो अंदर जाती तो वो देखती कि वहाँ पर ऑलरेडी लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, जिन्हें देख करके वो सोचने लगती कि लगता है कि यहाँ पर कोई फैशन कॉन्टेस्ट चल रहा है। अब उसे क्या पता था कि यहाँ पर हान अपनी लड़कियों को पसंद करने वाला था। तभी लड़कियां जिया के सिंपल ड्रेस को देख करके उसका मजाक बनाने लगती कि लगता है कि तुम्हारे घर में मिरर नहीं था, तभी तो तुम ऐसे कपड़े पहन करके यहाँ पर चली आई। तुम्हें तो देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम किसी की मैयत में आई हो। जिस पर जिया कहती है किसी के कपड़ों को देख करके उसे जज करना बंद करो, हो सकता है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हूँ। यहाँ पर जिया उन लोगों की बातों को सुन करके सही तरीके से समझ नहीं पाती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होकर के सोचने लगती कि शायद मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगी। यहाँ पर जिया याद करने लगती है कैसे उसके मंगेतर ने एक दूसरी लड़की के चक्कर में आकर के उसे धोखा दे दिया, और जब उसने उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उन दोनों ने मिलकर के उसे धमकाया कि हम तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल से बाहर फेंकवा देंगे। इसीलिए वो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाए और शांत रह गई। तभी वहाँ पर हान आता है उन सभी लड़कियों के सामने, जिसे देख करके जिया सोचती कि अच्छा तो यही वो परिवार के मास्टर हैं। उन सभी लड़कियों को देख करके हान सोचता है कि आखिर किस टाइप की लड़कियों को दादी ने मेरे लिए यहाँ पर बुलाया है। यहाँ पर एक एक करके सभी लड़कियां हान को अपना परिचय देते हुए उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती हैं। हान सोचता है कि आखिर मैं कब तक ये सब बर्दाश्त करता रहूंगा। ये सब देख करके जिया सोचती कि आखिर यहाँ पर किस टाइप के थेरेपिस्ट का सिलेक्शन चल रहा है। तभी हान की नजर जिया पर पड़ती है और उसकी सादगी उसे बहुत अच्छी लगती है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। ये सुनकर के तो जिया को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है, तो हान कहता है कि मेरे साथ में अंदर आओ। ये सुनकर के वो काफी खुश हो जाती है और फौरन से उसके पीछे भागती हुई अंदर चली जाती है। ये देख करके उन लड़कियों को आगे लग जाती है और वो गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है, जहाँ हान जिया से उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए कहता है, जिस पर जिया फौरन से अपना बायोडाटा निकाल करके उसके सामने रख देती है। हान सोचता है कि शादी के लिए अपना बायोडाटा तक यहाँ पर लेकर के आई है, तो वो उससे पूछता है कि तुम कमिटेड हो। तो वो कहती कि हाल ही में हमारा रिश्ता टूट चुका है, क्या इस बात से इस जॉब पर कोई फर्क पड़ने वाला है। हान सोचता है कि मैं तो ये सब अपनी दादी के लिए कर रहा हूँ, भला मुझे इस बात से क्यों फर्क पड़ने लग गया। यहाँ पर हान का असिस्टेंट जिया को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है, जिसे देख करके जिया कहती है कि पर इसमें इन सब की क्या जरूरत है। तो हान सोचता है कि लगता है कि वो परिवार की परमानेंट बहू बनना चाहती है, और वो जिया से कहता है कि लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि हमारा सहयोग एक लिमिट टाइम तक ही रहे। तो कहती है कि ठीक है। इतना कह करके वो उस पर साइन कर देती है। हान कहता है कि मेरा असिस्टेंट तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हारा सामान पैक करवाएगा, आज से तुम यहीं रहोगी। ये सुनकर के वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। तो हान कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पूरा कर पाएंगे। उसकी बातें सुनकर के जिया सोचने लग जाती है कि लगता है कि इसकी दादी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है, और इसे लगता है कि पता नहीं वो कब तक ठीक हो पाएंगे, इसीलिए मुझे यहाँ पर रहने के लिए कह रहा है। यहाँ पर जिया हान से कहती कि इससे पहले कि आप मुझे यहाँ पर रहने के लिए कहें, मैं आपको अपना टैलेंट दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, और अगर नहीं पसंद आए तो आप मुझे यहीं पर रिजेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए सोफे पर जाकर के लेट जाइए। ये सुनकर के तो हान पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये मुझे सोफे पे लेटने के लिए क्यों कह रही है। तो जिया कहती है कि बिना लेटे आखिर मैं कैसे ट्राई करूंगी। ये सुनकर के तो असिस्टेंट के कान से धुआं फेंक देता है, और हान कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। इतने पर असिस्टेंट अनकंफर्टेबल होकर के कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो वहाँ से जाने लगता है और सोचता है कि बाप रे लड़की तो बवाल है। हान सोचता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है, क्या ये मुझे सीड्यूस करना चाहती है या फिर कोई गहरी चाल है इसकी। यहाँ पर जिया उसे सोफे पर लिटा देती है और कहती है कि मैं शुरू करने जा रही हूँ, अगर कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। इतना कह करके वो उसे अपने सॉफ्ट टच से थेरेपी देने लगती है। चूंकि हान तो बीमार था नहीं, उसके अंदर अलग तरीके का असर होने लगता है और उसकी पूरी बॉडी टेंस होने लगती है। तो जिया उससे कहती है कि अभी तो मैं आपके हेड पर ही ट्राई कर रही हूँ, मुझे और भी जगह ट्राई करना होगा। ये सुनते ही हान अपना आँख खोल देता है और जिया का हाथ पकड़ करके अपने क्लोज खींचते हुए कहता है कि तुमने मुझे पहले ही अनकंफर्टेबल कर दिया है, अब तुम कहाँ कहाँ टच करना चाहती हो। तो जिया कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। इतना कह करके वो उससे दूर हो जाती है और कहती है कि आप मुझे सही इंसान नहीं लग रहे हैं, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहूंगी। तो हान कहता है कि क्या कहा तुमने, एक बार तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पास्ट में तुमने क्या किया है और तुम किसके साथ में थी, पर अब तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हो, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये सुनकर के जिया कहती कि तुम तो बहुत खतरनाक इंसान लग रहे हो, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ, खुद को बेचने के लिए नहीं आई हूँ। ये सुनकर के हान का एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जिया भी पीछे हटने लगती है और वो गिर जाती है। तो हान उसे करीब जाने लगता है। तो जिया सोचती कि लगता है कि बेशर्म इंसान मुझे किस करने जा रहा है, पर हान उसके डरे हुए फेस को देख करके स्माइल करता है और साइड में रखे क्रेडिट कार्ड को उठा करके उसके सर पर रख देता है और कहता है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, तुम इसे जितना चाहो उतना यूज कर सकती हो, पर यहाँ से भागने की सोचना भी मत और कहीं और जॉब करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर कि हान जैसे ही बाहर आता है तो उसे उसकी दादी वहीं पर मिल जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे
तुमसे लड़की सेलेक्ट करने के लिए कहा था, कुछ और करने के लिए नहीं कहा था। ये सुनकर के हान कहता है कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, मैंने आपके कहने पर लड़की सेलेक्ट कर ली है, अब आप खुश हो जाइए। और वैसे मैं कंपनी जा रहा हूँ। तो दादी कहती कि ठीक है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वैसे भी तुम्हारे यहाँ पर अब कोई काम नहीं है, मैं अपनी बहू से मिलने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। हान सोचता है कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ पर दादी अंदर जाकर के जिया से मिलती है और उसे देख करके काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम एक थेरेपिस्ट हो। तो जिया कहती है कि यहाँ पर मैं किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए अब काम नहीं करती हूँ। तो दादी कहती कि तो क्या हुआ, तुम कितनी प्यारी हो। जिया कहती कि मैंने सुना है कि आपको नींद न आने की बीमारी है। तो दादी कहती कि अब से तुम आ गई हो ना, तो मैं वैसे भी सो जाऊंगी, बस तुम्हें हान का अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर के जिया कंफ्यूज हो जाती है और कहती कि क्या मुझे हान का भी इलाज करना होगा। जिस पर दादी कहती कि उसे क्या होगा, वैसे तुम एक बार उससे खुद से पूछ सकती हो। यहाँ पर वो दादी की डबल मीनिंग बातों को समझ नहीं पाती है और सोचने लग जाती कि हान मुझे कुछ बीमार तो लग रहा था, कहीं वो बांस तो नहीं है। अब जिया अपना सारा सामान लेकर के हुआ मेंशन आ जाती है, जहाँ मेड उसे उसके रूम तक पहुंचा करके चली जाती है। इतना लग्जरी रूम देख करके तो वो हैरान हो जाती है और वो खुशी के मारे पूरे रूम को एक्सप्लोर करने लगती है। जिसके बाद में वो आराम से बाथटब में नहा रही होती है और गाने में मग्न हो जाती है। तभी वहाँ पर हान आता है और उसे देख करके सोचता है क्या बात है, ये तो पहले दिन ही कितनी कंफर्टेबल है। जहाँ वो उसे टॉवल पकड़ाता है, जिसे देख करके जिया शॉक्ड हो जाती है और फौरन से खुद को टॉवल से कवर करते हुए उससे कहने लग जाती है कि आपको नॉक करके अंदर आना चाहिए। तो हान कहता है कि मुझे अपने घर में नॉक करके आने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी ये सब शर्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो जिया कहती कि अच्छा कोई बात नहीं है, वैसे मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, अब आपको जाकर के चुपचाप से बेड पर लेट जाना चाहिए, मैं आपके लिए कुछ टूल्स लेकर के आती हूँ। ये सुन करके तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि बेड पर टूल की क्या जरूरत है, आखिर ये कैसी न्यूली ब्राइड है मेरी। अब उसे क्या पता था कि जिया उसे बीमार समझ करके उसका इलाज करने की बात कर रही थी। अब हान रूम में जाकर के चुपचाप बेड पर बैठ जाता है, जहाँ जिया कुछ चीजें लेकर के आती है। अब हान से उसकी बेतुकी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे फौरन से खींच करके बेड पर लिटा देता है। तो वो कहती कि आप क्या कर रहे हैं। तो हान कहता है कि वही कर रहा हूँ जो कि एक बंद कमरे में एक लड़का और लड़की को करना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता है कि इतना बड़ा बेड चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि हमें यहाँ पर कुछ करना चाहिए। इतना कह करके वो उसे घूरने लगता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर जिया अपना फेस मोड़ लेती है और कहती कि जरूर आपने कुछ गलत समझ लिया है। जिस पर हान का पेशेंस पूरी तरीके से स्नैप हो जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, आखिर क्यों तुम मेरे लिए चीजों को इतना टफ बना रही हो। इतना कह करके वो उसे एक डिमांडिंग डीप किस करने लग जाता है। इस बात पर वो चौंक जाती है और उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिस पर हान पीछे हट करके एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि अब नाटक करना बंद करो। जिया कहती कि मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मैंने आपके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे साथ में कुछ भी करने लग जाएंगे, आपको अपने दायरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो कहता है कि कैसा रिस्पेक्ट, एक तो तुम मेरे रूम में आकर के रह रही हो, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रही हो। तो जिया कहती कि ये आपका रूम है क्या। तो हान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। इस बात पर जिया फौरन से उठ करके वहाँ से जाने लगती। तो हान उसे पकड़ करके कहता है कि तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। तो जिया कहती कि भला मैं आपके रूम में कैसे रह सकती। तो हान कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दोबारा से किस न करूँ तो चुपचाप से यहीं पर रहो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी जिया के पास में अस्पताल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि अगर तुमने जल्दी अपनी मदर का मेडिकल बिल पे नहीं किया तो हम तुम्हारी मदर को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे। ये सुनकर के जिया काफी परेशान हो जाती है और हान के ब्लैक कार्ड को देखने लग जाती है, क्योंकि उसे उसमें से पैसे निकालने थे, इसीलिए वो एक लेटर लिख करके छोड़ करके वो कार्ड लेकर के चली जाती है। इधर हान बाहर आकर के पानी पीता है। तभी वहाँ पर दादी आती है और हान के फेस पर थप्पड़ का निशान देख करके कहती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जिया के साथ में जेंटल रहना, वैसे मैंने उसे तुम्हारे कमरे में भेजा था। तो हान कहता है कि क्या ये सब आपका किया जा रहा था। तो दादी कहती है क्योंकि मुझे मेरा परपोता चाहिए, पर तुम क्या जानोगे रोमांस क्या होता है। ये सब सुनकर के हान सोचता है कि वो तो मुझे एक किस तक करने नहीं दे रही है और आप सोच रहे हैं कि मैं आपको परपोता दे दूंगा। तभी उसके पास में जिया के द्वारा निकाले गए पैसों का नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि जिया भी उन्हीं लड़कियों की जैसी है। अगली सुबह हान देखता है कि जिया उसकी दादी माँ के साथ में कितनी खुश है और दादी भी उसके साथ में बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपका मैरिज सर्टिफिकेट आ गया है, जिस पर हान उसे ले लेता है और कहता है कि अभी ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए और जाकर के जिया को देने के लिए गिफ्ट तैयार करो। अब हान के कहने पर जिया के लिए असिस्टेंट बहुत सारे गिफ्ट लेकर के उसके पास जाता है। ये देख करके तो शॉक्ड हो जाती है। वो तो समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर हान उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। जिया कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो हम दोबारा से सबको सेलेक्ट करके आपके लिए ले आएंगे। जिस पर जिया परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आप ये सारा सामान यहीं पर रख दीजिए। जिस पर असिस्टेंट वो सारा सामान रख करके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर दादी आती है और पूछती है क्या इतने सारे गिफ्ट हान ने तुम्हें दिए। तो जिया कहती है कि हाँ, लेकिन तब तक वहाँ पर हान आ जाता है। तो दादी कहती है कि अब जब हान ने तुम्हें इतने सारे ड्रेस गिफ्ट कर दी है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इसे पहन करके उसे दिखा दो। इतना कह करके वो दोनों को जबरदस्ती ऊपर वाले रूम में भेज देती हैं, जहाँ जिया एक एक करके सारे कपड़े पहन करके हान के सामने आकर के उसे दिखाने लगती है, पर हान को उनमें से कुछ खास पसंद नहीं आता है। तभी लास्ट वाली ड्रेस में जिया हान को कुछ ज्यादा ही अच्छी लगने लगती है और वो उसके पास जाकर के कहता है कि इसमें तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। इतना कह करके वो उस ड्रेस का टैग निकालने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से जिया काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और कहती है कि मैं खुद से कर लूंगी, वैसे भी आपको मेरे लिए इतना कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं काम करने आई हूँ। जिस पर हान कहता है कि क्या तुम इन सभी चीजों को अपनी जॉब की तरह समझ रही हो। तो वो कहती है कि हाँ,
ये सुनकर के हान को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि ये लड़की वो परिवार में शादी करके पैसे कमाने के लिए इस चीज को जॉब समझती है और मैं हूँ कि इसे इतना सीरियस ले रहा हूँ। और वो उससे कहने लग जाता है कि ठीक है, इनमें से जो भी ड्रेस तुम्हें पसंद आए रख लेना, बाकी सब फेंक देना। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिया को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर हान इतने गुस्से में क्यों चला गया और वो सोचते कि वो परिवार काफी ज्यादा अच्छा है, मैं उनका फायदा नहीं उठा सकती हूँ। और यही सोच करके वो सारे ड्रेस को वापस लेकर के उस स्टोर में चली जाती है जहाँ से उसे खरीदा गया था, क्योंकि उसे वापस करना चाहती थी। जहाँ सेल्स गर्ल उससे पूछती है क्या सच में आप इसे वापस करने के लिए आई हैं, तो वो कहती कि हाँ मैं इसे वापस करना चाहती हूँ। तभी उसे वहाँ पर उसका एक्स फियांसे गेज उसे देख लेता है और उसके पास जाकर के उसे टीज करते हुए काफी ज्यादा परेशान करने लगता है और उससे कहने लग जाता है कि क्यों ना फिर से पैचअप कर ले। इतना कह करके उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड लिली आ जाती है, जिसे देख करके तो गेज काफी डर जाता है और सारा का सारा इल्जाम जिया पर थोप करके कहता है कि मुझे सेड्यूस कर रही थी। अब यहाँ पर इनकी नौटंकी शुरू हो जाती है और एक दूसरे को जलील करने का भयानक सिलसिला शुरू होता है। यहाँ पर लिली जिया को इतने बड़े मॉल में देख करके उसका इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है और उसे चोर कह करके उसकी लाइव वीडियो बनाने लगती है, जहाँ ये लाइव वीडियो हान तक पहुंच जाता है, जिसे देख करके हान कहता है कि सब क्या बकवास चल रहा है और आखिर ये मॉल में करने क्या गई थी। तो असिस्टेंट कहता है कि मैंने पता किया है कि वो सारा सामान वापस करने गई थी। ये सुन करके तो हान वहाँ से फौरन से भागता हुआ अपने ऑफिस से निकल जाता है। इधर मॉल का मैनेजर वहाँ पर आता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है, जिस पर लिली फौरन से बोल पड़ती कि ये चोर है। तो जिया कहती कि मैंने कोई भी चोरी नहीं की, ये सारा सामान मुझे हुओ परिवार के मास्टर ने दिया है, आप चाहे तो सारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैनेजर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और इसी बात का फायदा उठा करके लिली उसके बाल पकड़ लेती है और गेज भी उसके ऊपर हावी होने लगता है। इधर हान के पास में दादी की कॉल आती है और वो जिया का लेटर हाथ में लिए हुए बताती है कि उसने जो तुम्हारे कार्ड से पैसे निकाले थे उससे उसने अपनी माँ का मेडिकल बिल पे किया है और उसने उस लेटर में तुम्हारे पैसे वापस करने की बात लिखी है। आखिर तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। ये सुनकर के तो हान को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो सोचता है कि मैंने जिया को गलत समझ लिया और वो असिस्टेंट से कहता है कि फौरन से मुझे जिया के पास ले चलो। इधर लिली जिया के फेस पर लिपस्टिक पोत करके उसका फेस खराब कर रही होती है, पर तब तक वहाँ पर हान पहुंच जाता है और कहता है कि अभी के अभी ये सब बंद करो। हान को देख करके सभी फ्रीज हो जाते हैं, जहाँ हान जिया के पास जा करके उसे अपने जैकेट से कवर करके उसे बहुत प्यार से अपने सीने से लगा लेता है। जहाँ लिली हान से कहती है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। असिस्टेंट हान को बताता है कि आपकी दादी ने लिली की फैमिली की बहुत मदद की, इसीलिए आपको पहचानती है और आपको अंकल कह रही है। लिली कहती कि हमारी आपने बहुत मदद की, इसलिए मैं आपको अपना अंकल मानती हूँ। हान उससे पूछता है कि अभी अभी तुम जिया के साथ में क्या कर रही थी। तो लिली कहती कि एक बेशर्म औरत है और यहाँ पर चोरी करने के लिए आई थी, ऊपर से ये मेरे पति को बहका रही थी, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रही थी। जिया कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गेज कहता है कि ये कैरेक्टरलेस औरत है, मिस्टर हान आप इससे दूर रहिए। ये सुनकर के तो हान का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और उसे किक मार देता है और उसके हाथ पर अपना शूज रगड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी कि मेरी गर्ल को हाथ लगाने की। ये सुनकर के तो जिया सोचती कि आखिर मैं हान की कब से हो गई। लिली और गेज भी ये बात सुनकर के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर हान का गुस्सा बहुत बुरी तरीके से बरस पड़ता है और वो गेज से कहता है कि जिस हाथों से तुमने मेरी जिया को छुआ है, अगर मैं चाह जाऊँ तो उन दोनों हाथों को मैं अभी के अभी गायब करवा सकता हूँ। वैसे तुम्हें लाइव स्ट्रीम करना बहुत पसंद है ना, तो देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। यहाँ पर हान लाइव स्ट्रीम करवाना शुरू करता है, जहाँ गेज और लिली आपस में लड़ने लगते हैं और गेज पूरी दुनिया के सामने उसे अपनी वाइफ मानने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से वो उसकी मिस्ट्रेस साबित हो जाती है। यहाँ पर गेज फौरन से जिया के सामने जाकर के घुटने टेक करके उससे माफी मांगने लगता है, पर जिया उसे माफी देने से साफ इनकार कर देती है। गेज को देख करके तो हान का खून ही खोल रहा होता है और वो फौरन से जिया को अपनी गोद में उठा लेता है। तो जिया कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए। तो हान कहता है कि हिलना डुलना बंद करो, मैं तुम्हें घर लेकर के जा रहा हूँ। इतना कहकर के उसे वहाँ से लेकर के चला जाता है, पर जब वो घर पहुँचता है तो दादी हान के ऊपर फूट पड़ती है और उससे कहती कि नालायक कहे कि जिया का तुम ध्यान तक नहीं रख सकते हो। तो जिया कहती कि इसमें हान की कोई भी गलती नहीं। तो दादी कहती कि ज्यादा इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है और वो हान को मारते हुए कहती है क्या हमारे पास में पैसों की इतनी कमी पड़ गई है जो कि तुमने जिया को सारा सामान वापस करने के लिए भेज दिया। इस बात पर यहाँ पर वो दोनों अपनी अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और कहते कि यहाँ पर एक दूसरे की कोई भी गलती नहीं है। हान कहता है कि दादी मैं अपने रूम में जाना चाहता हूँ। तो वो कहती कि फिर यहाँ पर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चले जाओ यहाँ से। जिस पर हान जिया को उठा लेता है। ये देख करके तो दादी काफी खुश हो जाती है। हान भी मुस्कुराते हुए जिया को अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ उसे बहुत प्यार से बेड पर बिठा करके उसका फेस वाइप करता है और उसकी चोट पर बहुत प्यार से मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। तो जिया कहती कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। तो हान कहता है कि बंद करो इस टाइप की हरकतें करना, तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो और अगर तुम्हें वहाँ पर धमकाया जा रहा था तुम मुझे एक कॉल कर सकती थी, लेकिन तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं किया। तो जिया कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि एक दिन मुझे हुआ परिवार छोड़ करके चले जाना है, इसीलिए मैं आपके भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ। इस बात पर हान उससे कहता है क्यों तुम हमेशा मेरे सब्र का इम्तिहान लेती रहती हो, क्यों हमेशा मुझे तुम गुस्सा दिलाती रहती हो। ये सुनकर के जिया सोचती कि इंसान तो काफी मूडी है, पल भर में गुस्सा तो पल भर में शांत और पल भर में सीरियस हो जाता है। जिया कहती कि आप ही ने तो कहा था कि हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो लिमिट समय तक के लिए और जैसे वो पूरा हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर के हान पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सोचता है कि ये लड़की अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर अटकी हुई
है, क्या इसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। वो जिया से कहता है कि आगे से अगर तुम्हें कोई भी परेशान करता है तो तुम मुझे फौरन से कॉल करोगी। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी जिया को अपने वेस्ट पर लगी चोट का एहसास होता है। उसे देख करके हान फिर से रुक जाता है और फौरन से उसके पास वापस लौट करके आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं और भी चोट लगी है। इतना कहकर के उसे बिठा करके उसका चोट चेक करने की कोशिश करता है तो जिया उसे कहती है कि सब सही नहीं है। तो हान कहता है कि क्या सही है क्या गलत है, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, इसीलिए नो आर्ग्यूमेंट, चुपचाप से मेरी बात मानो। इस बात पर जिया शांत हो जाती है, जहाँ हान उसके घाव को चेक करके उस पर फौरन से मेडिसिन अप्लाई करता है और उससे पूछता है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है। ये सुनकर के जिया सोचती कि इंसान कितना जेंटल और कितना प्यारा है, पर फिर वो सोचती कि सब मैं क्या सोच रही हूँ, वो बस मेरे बॉस है। यहाँ पर वो उसे मेडिसिन लगा करके वहाँ से जाने लगता है। तो जिया कहती कि अब से मैं आपके रूम में नहीं रहना चाहती हूँ। तो हान कहता है कि ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं रहना चाहती हो, क्या तुमने मुझे हफ्सी दरिंदा समझ रखा है। तो जिया कहती कि ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बॉस है, भला मैं अपने बॉस के रूम में कैसे रह सकती हूँ। ये सुनकर के तो हान का एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे सिर्फ अपना बॉस मानती तो तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो आज से और अभी से मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना शुरू कर दो। और हाँ, तुम मेरे बिना परमिशन के यहाँ से हिल भी नहीं सकती हो, क्योंकि तुम एक नंबर उनकी ब्रिलियंस कर लो। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, पर वो ऑफिस जाकर के भी पूरी तरीके से बेचैन और फ्रस्ट्रेट दिख रहा होता है और वो असिस्टेंट की बातों को नहीं सुन रहा होता है। तो असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस आखिर आपको हुआ क्या है। तो हान कहता है कि चुपचाप आगे की डील पढ़ करके मुझे सुनाते रहो। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैं कोई कथा नहीं बाज रहा हूँ, आखिर आप करना क्या चाहते हो और इतने बेताब क्यों दिख रहे हैं। इस बात पर हान उसे घूर करके देखने लग जाता है और उसे क्लोज जा करके उसे खींच करके सोफे पर बिठा देता है और उसके बगल में एकदम से जा करके बैठ जाता है और उसे क्लोज जाने लगता है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस को आखिर मर्दों में कब से इंटरेस्ट आने लग गया, लगता है कि आज मेरी इज्जत लूट करके रहेगी। हान अचानक से उसे कहता है कि इन दिनों में एक लड़की के बारे में सोच सोच करके काफी परेशान हूँ। ये सुनकर के असिस्टेंट राहत की सांस लेता है और सोचता है कि आज मैं बच गया। और वो हान से कहता है कि फिर इससे प्रॉब्लम क्या है। तो हान कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी ठंडा हो रहा हूँ तो कभी गर्म हो रहा हूँ, मेरा टेम्परेचर एक समान रह ही नहीं रहा है और जब भी मैं उसे अपने सामने देखता हूँ पूरी तरीके से हॉटनेस फील होने लगता है और मेरा दिल भी तेजी से धड़कने लगता है। बताओ कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं। असिस्टेंट कहता है कि आपकी कंडीशन तो काफी खतरनाक है, आपके अंदर एक खतरनाक तरीके का चाहत डेवलप हो रहा है। तो वो कहता है कि पर वो तो मुझे देख करके दूर भागती रहती। तो असिस्टेंट कहता है कि ये मत भूलिए कि हम मर्द शिकारी की तरह होते हैं, अगर आप चाहें तो उसे अपने प्यार में गिरा सकते हैं। तो हान कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि बेशक, क्योंकि हर लड़कियां ऐसे ही नाटक करती है, पहले फिर बाद में मान जाती है। अब अपने असिस्टेंट की बात को सुनकर के हान के दिमाग में मिलियंस ऑफ थॉट्स दौड़ने लगते हैं। इधर जिया भी दादी के कहने पर हान के लिए दोपहर का लंच लेकर के कंपनी आती है और रिसेप्शन गर्ल से हान के बारे में पूछने लगती है। रिसेप्शन गर्ल सोचती कि लगता है कि जरूर बॉस के ऊपर डोरे डालने के लिए आई और उन्हें फंसाने के लिए आई है। वो उससे पूछती कि तुम्हारे पास में कोई अपॉइंटमेंट है। तो जिया कहती कि मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर वो गर्ल कहती कि हमारी वो कंपनी कोई सब्जी मंडी नहीं है जो कि जब चाहो तुम अपना मुंह उठा करके यहाँ पर चली जाओगी। तो जिया कहती कि मैं हान की दादी की थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन वो लड़की इस बात पर भरोसा नहीं करती है और कहती कि मैं जानती हूँ तुम्हारी जैसी लड़कियां आए दिन मिस्टर हान को फंसाने की कोशिश करती रहती है। जिया कहती कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मैं खुद से जाकर के उनके ऑफिस में उनसे मिल लेती हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वो एम्प्लॉय उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से लंच बॉक्स गिर जाता है और सारा लंच खराब हो जाता है। तभी जिया को याद आता है कि हान ने उससे कहा था कि अगर कोई भी आपसे तुम्हें परेशान करे तो मुझे फौरन से कॉल करना। जिया कहती कि रुक जाओ, अभी मैं हान को कॉल करती हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर के वो फौरन से हान को कॉल करने लगती है, जहाँ हान की सेक्रेटरी उसका फोन देखती है और सोचती कि हान शादीशुदा कब से हो गया। ये जान करके तो उसकी जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फौरन से जिया के फोन को काट करके हिस्ट्री में से उसका कॉल डिलीट कर देती है। तभी पीछे से हान आकर के उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही है। तो कहती कि मैं तो बस आपका फाइल आप तक पहुँचाने आई थी। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। इधर जिया काफी परेशान हो जाती है क्योंकि हान उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इस बात पर वो एम्प्लॉय जिया को जलील करते हुए कहने लग जाती है, क्या वो मिस्टर हान ने तुम्हारा फोन रिसीव नहीं किया, अब झूठा दिखावा करना बंद भी कर दो। अब यहाँ पर जिया का गुस्सा उसके लगातार बदतमीजी करने पर फूट पड़ता है, लेकिन वो लड़की अपने गार्ड से उसे पकड़वा लेती है और फिर से उसे खड़ी खोटी सुनाने लगती है। इधर हान के पास में दादी की कॉल आती है और उससे पूछती कि आज जिया के हाथों का बनाया हुआ खाना खा करके तुम्हें कैसा लगा। इस बात पर हान अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जिया आई थी क्या। तो वो कहता है कि नहीं। ये सुनकर के दादी कहती कि ये तो बहुत ही टेंशन वाली बात है, क्योंकि वो बहुत देरी से घर से बाहर निकली हुई है और अभी तक तुम्हारे पास नहीं पहुंची है। ये सुनकर के तो हान भी टेंशन में आ जाता है और वो फौरन से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इधर ऑफिस के बाहर तो बंटाधार हो चुका था। जिया अपने रौद्र रूप में आ चुकी थी, जिसे देख करके हान भी शॉक रह जाता है, क्योंकि वो एम्प्लॉय को अच्छे से सबक सिखा रही थी, जहाँ वो दोनों आपस में बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ रही थी। हान उन्हें फौरन से रोकता है और जिया को पकड़ करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहाँ वो लड़की कहने लग जाती है कि पता नहीं कैसे बिना अपॉइंटमेंट के आपसे मिलने की बात कर रही थी। लेकिन हान को तो जिया की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी और वो उसे पूछता है कि क्या इसने तुम्हें हर्ट किया है। तो जिया कहती कि हाँ, इसने मुझे हर्ट किया है। इस बात पर असिस्टेंट फौरन से उस लड़की को धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी जो कि तुमने जिया को हर्ट किया। जिस पर वो हान से कहती कि इसने आपको कॉल किया था, पर जब आपने इसका कॉल रिसीव नहीं किया तो मुझे लगा कि ये झूठ बोल रही है, इसीलिए मैं इससे उलझ गई। ये सुनकर के हान को अच्छा भी लगता है, पर इस बात का दुख भी होता है कि वो जिया का फोन रिसीव नहीं कर पाया। वो इस बात के लिए उससे माफी मांगता है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने हमारे रिश्ते
रिश्ते के बारे में इन्हें नहीं बताया तो वो कहती कि मैंने बताया था पर मेरी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ पर हान जिया से अपने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जिया को लग रहा था कि वो सिर्फ थेरेपिस्ट होने के बारे में पूछ रहा है तो वो कहती कि हाँ मैंने इन्हें बताया था। इस बात पर हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों गार्ड और उस एम्प्लॉय को धक्के मार करके अपने ऑफिस से बाहर भिजवा देता है और उस सबके सामने कहता है कि याद रखना कि जब चाहे तब यहाँ पर आ सकती है और मुझसे मिल सकती है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सुनकर कि जिया हान से कहती कि इतना सीरियस होने की क्या जरूरत थी, जिस पर हान कहता है कि चुप रहो, जब देखो तब दूसरों की यहाँ तो बुली होती रहती हो। इतना कह करके उसे फौरन से अपने ऑफिस के अंदर लेकर के चला जाता है, जहाँ जिया कहती कि आपको सबके सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था, जिस पर हान उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा तो किसे करूंगा, जिस पर जिया पीछे हटने लगती तो हान कहता है कि हिलना डुलना बंद करो। इतना कह करके उसकी चीख पर लगी चोट को देखने लगता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और इन्हें देख करके अपना फेस फौरन से दूसरी साइड कर लेता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं और वो हान से कहता है कि 5 मिनट के अंदर आपकी मीटिंग शुरू होने वाली है, जिस पर हान जिया से कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। जहाँ हान को देख करके और उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो जिया को लेकर के बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस अपनी वाइफ के चक्कर में क्रेजी होकर के अपना मानसिक संतुलन न कहीं खो दे। अब हान वहाँ से चला जाता है। ये देख करके जिया भी काफी खुश होती है क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने इतनी फिक्र की थी। जिया अब शांति से बैठ जाती है, लेकिन कुछ देर के बाद में उसके पास उसकी मदर का हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहाँ वो पहले से अब स्वस्थ लग रही थी और फिट लग रही थी। वो बताती है कि हॉस्पिटल वालों ने हमें बताया है कि तुम्हारे हस्बैंड ने सारे बिल पे कर दिए। ये सुनकर के वो हैरानी से सोचती कि मैंने तो गेज को कब का छोड़ दिया है, फिर मेरा पति कहाँ से आ गया। उसकी मदर कहती कि मेरी तरफ से हान को शुक्रिया कर देना। हान का नाम सुनकर के जिया कहती कि लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई, वैसे मैं घर जाकर के आपसे बात करती हूँ। जब वो हान के साथ में घर आती तो हान उससे पूछता है कि वैसे जब तुम हॉस्पिटल में काम करती थी तुम किस टाइप के मरीजों को हैंडल करती थी। तो जिया कहती कि मैं ऐसे गायनो मरीजों को देखती थी, वैसे मैं बचपन का भी अच्छे से इलाज करना जानती हूँ, इसीलिए आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ में चलिए। ये सुनकर के तो हान समझ ही नहीं पा रहा होता कि आखिर वो उससे किस बारे में बात कर रही है, पर जिया उसे खींच करके अपने साथ बेडरूम में लेकर के चली जाती है और कहती कि चलिए अब जल्दी से अपनी पैंट उतारिए। ये सुनकर के तो हान पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। जिया कहती कि अगर आप अपनी पैंट नहीं उतारेंगे तो मैं आपका इलाज कैसे कर पाऊंगी। तो हान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। तो जिया कहती कि अब शर्माना बंद भी करिए, मैं एक डॉक्टर हूँ। इतना कह करके वो जबरदस्ती उसका बेल्ट ओपन करने लगती है और इसी हाथापाई के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब चले जाते हैं, जिस पर जिया उसे अलग अलग जगह पर टच करके पूछने लग जाती है क्या कुछ हो रहा है। तो हान कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हान अब उसके टच से पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देता है और उससे कहता है कि पता है कि तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से मैं पूरी तरीके से पागल होता जा रहा हूँ। इतना कह करके वो उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। जिया भी एक पल के लिए उसके किस के साथ में मेल्ट होने लगती है, लेकिन फिर वो उसे अचानक से रोक देती है और कहती है कि बस बहुत हुआ, जिस पर हान उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक बेबी चाहिए, इसीलिए मुझे अपने करीब आने से रोकना बंद करो। पर जिया उसे फिर से रोक करके कहती है कि आखिर आपको मेरे साथ ही बेबी क्यों करना है। तो हान कहता है कि फिर मुझे इस बात की उम्मीद किससे लगानी चाहिए। तो जिया उससे कहती है कि अपनी फ्यूचर वाइफ से। ये सुनकर के तो हान का खून ही खोल जाता है, पर वो यहाँ पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। जिया कहती है कि दोबारा से मेरे इतने करीब आने की सोचिएगा भी मत और ये मत भूलिएगा कि हमारे बीच बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, इसीलिए अपनी लिमिट को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के तो हान काफी ज्यादा गुस्से से वहाँ से चला जाता है, जहाँ जिया भी अब सोचने लगती है कि पता नहीं क्यों अब मैं भी हान को पसंद करने लगी हूँ। अगले दिन दादी जिया से पूछती कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है। तो वो कहती कि मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है। दादी सोचती कि मूर्ख लड़की अपनी शादी को पब्लिक करके अपना अधिकार भी लेना नहीं जानती है, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो उससे कहती कि अच्छा ठीक है, मैं एक पार्टी रखने जा रही हूँ, जाकर के टेबल पर रखे मेहमानों की लिस्ट को ले आओ। तो जिया उनके कहने पर टेबल पर जाती है, पर जैसे वो ड्रॉल खोलती है उसमें उसे मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। उसे देख करके वो सोचती कि इसका मतलब कि हान शादीशुदा है, तभी तो वो उसके टेबल पर ये रखा हुआ है, लेकिन वो उसे खोल करके नहीं देखती है। अब जिया के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हान शादीशुदा है और वो उसकी कई बातों को गौर से सोचने लग जाती है और सोचती कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, वो शादीशुदा होते हुए मेरे साथ में खेलने की कोशिश कर रहा है। इधर हान उसे देख करके सोच रहा होता है कि आखिर ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, जो कि मेरा छूना तक इसे बर्दाश्त नहीं है। तभी दादी हान से कहती कि तुम दोनों की शादी को 10 दिन बीत चुके हैं, अब मैंने एक पार्टी रखी है क्योंकि इस शादी को पब्लिक करना बहुत जरूरी है। इतना कहकर के वो वहाँ से चली जाती है। इधर जिया सोचती कि अब मेरा यहाँ पर रहना सही नहीं है, वरना बात बहुत आगे बढ़ सकती है। तभी हान उसके पास आकर के उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो चोट लगी उसे चल करके डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। तो जिया कहती है कि आपको मेरे साथ चलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसकी नर्स फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारी फियांसे की गर्लफ्रेंड फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। जिया कहती है क्या बकवास कर रही हो, अभी कुछ समय पहले तो वो प्रेग्नेंट हुई थी, आखिर वो फिर से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो वो कहती कि हमें क्या करना है, चल मैं तुम्हारे हाथ का पट्टी कर देती हूँ। इधर डॉक्टर लिली को चेक करके बताता है कि तुम लोग खुद पर आखिर कंट्रोल करना क्यों नहीं जानते हो, तुम दोनों ने मिलकर के इतना ज्यादा नाइट एक्सपेंड कर लिया है कि अभी इस बच्चे को कंसीव नहीं कर सकती है। अब डॉक्टर की बात सुनकर के वो दोनों अपना गधे जैसा मुंह लेकर के जा ही रहे होते, पर तभी वो दोनों जिया को देख लेते हैं, जहाँ नर्स जिया से पूछती कि हो परिवार में तुम्हारा थेरेपिस्ट का जॉब कैसा चल रहा है। ये बात वो दोनों सुन लेते हैं। जिया कहती है कि मैं वहाँ से रिजाइन देने की सोच रही हूँ। इधर हान अपने असिस्टेंट के साथ में शादी पार्टी की डिस्कस कर रहा होता है कि किस तरीके की
सजावट होनी चाहिए और जिया की वेडिंग ड्रेस आने वाली है। तभी असिस्टेंट कहता है कि वो सब तो ठीक है, वेडिंग नाइट ड्रेस के बारे में आपने क्या सोच रखा है? वैसे आपको अपनी वाइफ के लिए खुद से ये सब सिलेक्ट करना चाहिए। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर के हान को जिया टॉवेल में याद आती है और वो सोचता है कि जिया तो टॉवेल में काफी अच्छी लग रही थी। असिस्टेंट हान का फेस देख करके समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर बॉस कौन से ख्याल में खो गए हैं। हान अपने डर्टी माइंड को कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे कोई भी सलाह देने की जरूरत नहीं है, तुम आगे का काम देखो। ये सुनकर के असिस्टेंट सोचता है कि मैं जानता हूँ कि आपका दिमाग किधर चल रहा है। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तभी हान के पास में एक मैसेज आता है जिसमें कि जिया उससे उधार लिए हुए पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी होती है। ये देख करके वो काफी परेशान हो जाता है और फौरन से उसे कॉल करके इस बारे में पूछता है। तो जिया कहती है कि मैं किसी का भी उधार नहीं रखती हूँ। इस बात पर हान भड़क जाता है और कहता है कि हम पति पत्नी हैं, आखिर तुम किस तरीके का मजाक मुझसे करना चाहती हो। तभी जिया से एक बच्चा आकर के टकरा जाता है और वो हान की इस लाइन को नहीं सुन पाती है, लेकिन जब वो फिर से फोन अपने कान में लगाती है तो वो डायरेक्ट हान से कहती है कि मिस्टर हान मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर के वो शॉक्ड हो जाता है, पर जिया तब तक कॉल काट देती है। जिया जब घर वापस आती है तो दादी उसके साथ में शादी पार्टी की डिस्कशन करने लगती है। जिया को तो यही लग रहा होता है कि वो हान की शादी पब्लिक करने वाली है। जिया कहती है कि आई विश कि आपका घर खुशियों से भर जाए। तभी वहाँ पर हान आता है और जिया का हाथ पकड़ करके उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कह करके उसे अपने रूम में लेकर के चला जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझसे फोन पर ऐसा क्यों कहा कि तुम इस जॉब को छोड़ना चाहती हो। तो जिया कहती है कि हाँ मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो हान कहता है क्या तुम्हें दूसरा घर मिल गया है? तो कहती है कि नहीं। जिस पर हान उसे पकड़ करके कहता है कि फिर तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ में कोई गंदा व्यवहार किया है? तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ। अगर दादी को मेरी कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पर आकर के उन्हें देख लिया करूंगी। तो हान कहता है कि क्या कहा तुमने? इतना कह करके उसे गुस्से से अपने करीब खींच लेता है और उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में नहीं आती? क्या तुम्हें मेरी हालत पर तरस नहीं आता है? जिस पर जिया पीछे हटते हुए कहती है कि मिस्टर हान प्लीज मेरे साथ में मजाक करना बंद कर दीजिए। तो हान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जबरदस्ती बांध करके अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन इस पार्टी को हो जाने दो और दादी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए वरना उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो जिया कहती है कि ठीक है। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और हान को उसकी वेडिंग रिंग देता है, पर हान का तो मूड बहुत बुरी तरीके से खराब था और वो असिस्टेंट से पूछता है क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तो असिस्टेंट उससे कहता है क्या आप मुझसे कुएं में कूदने के बारे में बात कर रहे हैं? तो हान उसे पकड़ करके बैठाता है और कहता है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, प्लीज बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आपने अपनी वाइफ के लिए वो हर एक काम किया है जो कि एक लवर को करना चाहिए, यहाँ तक कि आपने उनकी मदर का इलाज भी करवाया है। यहाँ पर बात कुछ और लग रही है, आखिर उन्हें आपका प्यार नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या आपको कोई अपनी गलती नजर आ रही है? तो हान कहता है कि मुझे लगता है कि आज की पार्टी में मुझे जिया की मदर को लेने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं उनसे मिलने एक भी बार नहीं गया और शायद जिया इसीलिए मुझसे नाराज है। आखिर मुझे ये बात पहले समझ में क्यों नहीं आई? इधर लिली और उसकी मदर और गेस्ट सभी मिलकर के शादी पार्टी को अटेंड करने के लिए आते हैं और वो जिया को वहाँ पर देख करके आपस में बातें करने लगते हैं कि जरूरी हान के बिस्तर पर चढ़ गई थी तभी तो यहाँ पर इतने टाइम से टिकी हुई है, पर आज हान की शादी है और वो अब इसे घर से बाहर निकाल देगा। इतना कह करके लिली उसके पास जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसे एक थप्पड़ लगा देती है। ये देख करके वहाँ की मेड काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि आप क्या कर रही हैं, पर लिली उसके ऊपर भी हावी होकर के उसे चुप करवा देती है। और यहाँ पर वो तीनों मिलकर के जिया से उलझ जाते हैं और अपना गटर जैसा मुंह खोल करके अनाप शनाप बकने लगते हैं। जिया कहती है कि मैं यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आज वो परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए पार्टी हॉल में जाकर के पार्टी एंजॉय करो, यहाँ पर मेरे साथ में बहस करना बंद करो। ये सुनकर के वो तीनों पार्टी हॉल में चले जाते हैं जहाँ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर हान अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ के चक्कर में कितने सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया। तभी उनमें से एक लड़का जिया को देख करके कहता है कि वही तो मिस्टर हान की वाइफ है। ये सुनकर के लिली भड़क जाती है और कहती है कि बकवास करना बंद करो, वो लड़की बस एक नौकरानी है, ना कि मिस्टर हान की वाइफ है। तो वो लड़का उससे कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसे मिस्टर हान ने सबक सिखाया था, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की? जिस पर वो कहती है कि हम वो परिवार के सबसे क्लोज रिश्तेदार हैं। और यहाँ पर वो फिर से एक बार भरी पार्टी में जिया को नौकर कह करके सबके सामने जलील करने लगती है और तो उसके हाथ पर गर्म चाय भी गिरा देती है, जिस पर जिया भड़क जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे उलझना बंद कर दो वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन लिली उसकी वार्निंग को इग्नोर करके उसके साथ में फिर से बकवास करना शुरू कर देती है और उसके साथ में बदतमीजी करने लगती है और गेज से कहती है क्यों ना हम इसके हाथ का काम तमाम कर दें। ये सुनकर के गेज उसके ऊपर टूट पड़ता है। तभी ये बात हान के राइट हैंड को पता चलती है और वो फौरन से पार्टी हॉल में भागता हुआ आता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है और फौरन से गेज को एक किक मार करके जिया से दूर करता है और जिया से पूछता है कि मैडम आप ठीक तो है ना? ये सुनकर के लिली कहती कि तुम आखिर इसे मैडम क्यों कह रहे हो? इस बात पर राइट हैंड उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि बददिमाग औरत, लगता है कि तुम मरना चाहती हो। जिया कहती कि पर मैं कोई हूँ परिवार की मैडम नहीं हूँ। इस बात को राइट हैंड काटते हुए कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। यहाँ पर लिली कई थप्पड़ खाने के बावजूद भी चुप नहीं होती है। अब जिया के सर से ऊपर पानी चला जाता है और वो उसे फाइनली एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती कि बस बहुत हुआ। यहाँ पर वो लिली के बाल पकड़ करके उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगती है, जिस पर राइट हैंड कहता है कि ऐसा मत करिए, आप वो परिवार की बहू हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर के तो जिया पूरी तरीके से शॉक रह जाती है, जिस पर लिली कहती कि हान की वाइफ हो ही नहीं सकती, इसे तो गेज ने यूज करके फेंक दिया है, अभी हान की असली वाइफ आएगी तब मैं तुम दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तो जिया कहती कि ये दुश्मनी मेरे और तुम्हारे बीच में, इसीलिए इसमें वो परिवार को घसीटने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर लिली कहती
कहती कि हाँ क्यों नहीं, तुम तो हान की मिस्ट्रेस हो ना। इस बात पर जिया के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फिर से उसके बाल पकड़ करके उसे घसीटते हुए बाहर लेकर के चली जाती है। इधर हान और दादी जिया की मदर को हॉस्पिटल से अपने घर लेकर के चले आते हैं। दादी कहती कि इसे अपना ही घर समझिएगा। जिया की मदर सोचती कि मेरी बेटी को कितना अच्छा लड़का मिला है, अच्छा हुआ कि गेट जैसे इंसान से छुटकारा मिल गया। दादी उसकी मदर से कहती कि आप अंदर चलिए, मैं जिया का वेडिंग ड्रेस गाड़ी में से लेकर के आती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, पर जैसे वो अंदर जाती है तो जिया को लिली के बाल पकड़ा हुआ देख करके वो शॉक रह जाती है और लिली को देख करके वो कहती कि तो वही लड़की है ना जिसकी वजह से मेरी बेटी की सगाई टूटी थी। वहाँ का माहौल देख करके उनकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। इधर दादी भी दूर से खड़ी होकर के तमाशा देखने लगती है कि किस तरीके से सभी मिलकर के जिया और उसकी मदर को जलील कर रहे होते हैं। ये देख करके तो दादी का खून खौल उठता है और वो फौरन से भागती हुई वहाँ पर पहुंचती है और लिली की मदर को अपना बैग खींच करके मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी कि मेरी पोती बहू को धमकाने की, और यहाँ पर किससे पूछ करके तुम फ्रॉड लोग आए हो। यहाँ पर वो जिया की मदर से कहती कि सब मेरी गलती, मैंने बिना सोचे समझे इस टाइप के फ्रॉड्स की मदद कर दी और आज ये हमारे ऊपर चढ़ गए हैं। मैं तो बस अब इतना ही चाहती हूँ कि जिया आप मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड दे दी। ये सुनकर के जिया कहती कि दादी आप कैसी बातें कर रही हैं, भला मैं आपको आपकी ग्रैंड चाइल्ड कैसे दे सकती हूँ। तो दादी कहती कि इसमें शर्माने वाली क्या बात है, मैं 1 महीने का तुम्हें समय देती हूँ। ये सुनकर के तो हान भी सदमे में चला जाता है कि दादी एकदम से खुल करके बात कर रही है। तभी लिली भी बीच में बोल पड़ती कि आखिर अंकल एक छोड़ी हुई लड़की के साथ में शादी कैसे कर सकते हैं। तो दादी कहती कि मैंने अपनी पोती बहू को पसंद किया है और वैसे भी तुम्हारे जैसे बाहरी लोगों को हमारे फैमिली में बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज मेरा पोता जिया के साथ में अपनी शादी पब्लिक करने वाला है। तो जिया कहती कि आप कैसी बातें कर रही है। तो हान कहता है कि दादी बिल्कुल सही कह रही है, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम मुझे हमेशा से ही छोड़ना चाहती थी और इस शादी को मानने के लिए तैयार भी नहीं हूँ, पर मैं तुमसे आखिरी बार कहना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे डिवोर्स मत दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तो जिया कहती कि 1 मिनट, हमारी शादी कब हुई। यहाँ पर उसे देख करके ऐसा लग रहा होता है कि वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है। तभी वहाँ पर हान का राइट हैंड हान और जिया के मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के आता है और सबको दिखा देता है, जिसे देख करके सभी को सदमा लग जाता है। इवन जिया को तो बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो यहाँ पर हान का फेस देखने लगती है। लिली की मदर के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ता है। तभी उनके पास में लिली के असली हस्बैंड का कॉल आता है और उसे बताता है कि आपकी बेटी किसी और मर्द के साथ में घूम रही है, इसीलिए अब मैं उसके साथ में और नहीं रह सकता हूँ, मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। यहाँ पर लिली बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाती है कि वो पहले से ही शादीशुदा थी और उसने जानबूझकर के गेज को फंसाया था। ये सब जानने के बाद में तो गेज पागल हो जाता है और वो लिली के ऊपर टूट पड़ता है और वो दोनों एक दूसरे का बाल बहुत बुरी तरीके से नोचने लगते हैं। तभी लिली गेज को एक किक मारती है और कहती है कि तुम खुद बाज और निठल्ले टाइप के हो, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तुम एकदम बेकार हो। ये सुनकर के हान कहता है कि इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गंदगी मचा ली है, अब इन्हें उठा करके पुलिस के हवाले करो। ये सुनते ही गार्ड्स उन्हें पकड़ करके वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ हान कहता है कि वाइफी क्या आप हम अंदर चल सकते। तो जिया कहती कि मैं तो आपके साथ में मैरिज ब्यूरो तक नहीं गई थी, फिर हमारी शादी कैसे हो गई। और वो यहाँ पर सोचने लग जाती कि बाप रे, अमीर और पावरफुल लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पर राइट हैंड उस दिन की सारी बातें क्लियर कर देता है जब जिया ने शादी के पेपर्स पर साइन किए थे। ये सुनकर के जिया और हान के सामने सारी सच्चाई और कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। वो दोनों उस दिन की सारी बातें याद करने लगते हैं। जिया कहती है पर ये सब तो एक मिस्टेक की वजह से हो गया। तो हान कहता है कि मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मिस्टेक था। यहाँ पर उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर वो सबके सामने उससे पूछता है कि जिया क्या हम अपने रिश्ते को नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो जिया कहती है कि मैं आपके लायक कहीं से भी नहीं हूँ और मेरी और आपकी हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। तो हान कहता है कि हम पति पत्नी है और हम दोनों इंसान है और एक समान है और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारे सामने मैं एक साधारण इंसान हूँ, इसीलिए बीच में हैसियत को मत लाओ और मुझे खुद से दूर मत करो। इतना कहकर के वो उसके हाथ में बहुत प्यार से वेडिंग रिंग पहनाता है और उसके सामने नील डाउन होकर के अपनी फीलिंग को बयां करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। असिस्टेंट कहता है कि बहुत थोड़ा और रोमांटिक तरीके से प्रपोज करिए, आप हार नहीं मान सकते। ये सुन करके तो वहाँ पर सभी लोग हान को इनकरेज करने लगते हैं। हान का सच्चा प्यार जान करके जिया बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती कि अब उठ भी जाइए मेरे डियर हबी। ये सुन करके तो हान के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो फौरन से जिया को गले से लगा लेता है और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ में इस ड्रामे के पर हैप्पी एंडिंग होती है।